नमस्कार साथियों, मैं अभिनंदन वशिष्ठ हिंदी व्याकरण सागर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो छात्रों के द्वारा पूछी गई है, जिसमें समाज संबंधित और संज्ञा संबंधित कुछ जानकारियाँ हैं, इनको हम साझा करना चाहेंगे। उनमें नंबर 1 जो प्रश्न पूछा गया था कि अलुक तत्पुरुष समास क्या है, और एक छात्र द्वारा पूछा गया था कि उपपद तत्पुरुष समास क्या है। उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इनमें से कोई भी प्रश्न परीक्षा में आज तक पूछा नहीं गया है और ना ही पूछे जाने की कोई संभावना है। क्यों नहीं है, इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। नंबर 1 है आपका अलुक तत्पुरुष समास। अलुक यानी होता है नहीं, और लुक यानी छिपना या लोप हो जाना, अर्थात लोप नहीं होता है, नहीं छिपता है। क्या नहीं छिपता है? तो क्या नहीं छिपता है? विभक्ति चिन्ह। आप कहोगे विभक्ति चिन्ह क्या है, तो इसके लिए आपको संस्कृत का ज्ञान होना अति आवश्यक है, अर्थात संस्कृत के शब्द रूप जानना अति आवश्यक है। शब्द रूप जैसे राम के रूप चलते अपन बोलते हैं राम है रामो रामा, फल के चलते नपुंसक में फलम फले फलानी, तो ये रूप हैं, इनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो अलुक नहीं छुपता है। क्या नहीं छुपता है? विभक्ति अर्थात कार्यचिन्ह, अर्थात वो प्रथमा विभक्ति से लेकर के और संबोधन तक किसी न किसी रूप में पूरा पद रहता है। वो द्वितीय विभक्ति का हो सकता है, तृतीय का हो सकता है, चतुर्थी का हो सकता है। तो सबसे ज्यादा होता है वो सप्तमी का होता है। इसमें कौन सी विभक्ति का होता है? आपका सप्तमी का। अब देखिए कैसे हमने लिया नंबर 1 विश्वम्भर। तो इसमें दो पद क्या है? एक तो विश्वम और दूसरा पद क्या आपका भर। एक पद तो क्या हुआ आपका विश्वम और दूसरा पद क्या आपका भर। तो विश्वम यदि विश्व के रूप चलाओगे तो द्वितीय रूप विभक्ति रूप आपका निकल जाएगा विश्वम, और द्वितीय का क्या है? कारक चिन्ह को। तो विश्वम का अर्थ क्या निकलेगा आपका? विश्व को, और भर का अर्थ है ही आपका विश्व को भरने वाला। तो हिंदी के अंदर तो आप बहुब्री समास करते हैं और करना ही पड़ेगा आपको, परंतु ये क्या है? अलुक तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है आपका? अलुक तत्पुरुष समास है। दूसरा देखिए आपका युधिष्ठिर। इसमें दो पद हैं, आप संधि विच्छेद जानना 3 बार रहे हैं। व्यंजन संधि है युधि धन स्थिर। युधि, अब युद्ध के रूप चलाओगे आप तो ये सप्तमी विभक्ति है आपका। युद्ध के रूप चलाओगे तो क्या बनेगा आपका? युधि। तो सप्तमी का विभक्ति कारक चिन्ह क्या होता है आपका? में। तो युधि का अर्थ क्या होगा आपका? युद्ध में, युद्ध में स्थिर, युद्ध में स्थिर हो जाएगा आपका। अगला देखिए जैसे सरसिज। अब सरसी के रूप चलाएंगे। सरसी कहते हैं तालाब से दीर्घ है, यानी ई दीर्घ में, तो सरसी वही में है आपका, तो सरसी है अर्थात सरसी। सरसी में, सरसी इस प्रकार से तालाब का संस्कृत का शब्द है, तालाब का पर्यायवाची है। और सरसी सप्तमी विभक्ति है सरसी, और सप्तमी विभक्ति क्या है? युधि, और द्वितीय विभक्ति क्या आपकी? विश्वम। तो सरसी यानी तालाब में, और जय का अर्थ होता है आपका जन्म लेने वाला। तो कहने का मतलब है इसमें पहला जो पद है वो संस्कृत के शुद्ध विभक्ति रूप होता है, संस्कृत का शुद्ध विभक्ति रूप होता है। और भी देखते हैं जैसे खेचर में है इसका खे। खे किसको बोलते हैं? आकाश को, अर्थात खे। खे का मतलब क्या हो गया? खे में, अर्थात आकाश में, अर्थात आकाश में चर यानी विचरण करने वाला, अर्थात पक्षी। तो हिंदी के अंदर तो ये बहुब्री समास में है आपके, और संस्कृत में क्या आपका अलुक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। इसमें हिंदी का कोई भी शब्द नहीं होगा, जबकि हमने देखा है ऊटपटांग, थानेदार, चूहे मार, इस प्रकार के कई उदाहरणों को भर रखा है और अध्यापक पढ़ा रहे हैं। हालांकि गुरुजी ने लिख दिया है गलती से कि चूहे मार में लिख दिया था, अब चूहा के रूप चलाओगे तो चूहे थोड़ी बनेगा कोई,
या चूहे को, तो चूहा के रूप चलाओगे आकारांत है तो आकारांत जाके तो संस्कृत के अंदर स्त्रीलिंग हो जाता है, तो चूहा के रूप चलाओगे क्या, तो द्वितीय विभक्ति करेगा चूहे को मारने वाला, वो उपपद तत्पुरुष में आता है। तो ये इस प्रकार के जो उदाहरण हैं और आएंगे आपके। अब देखिए गलती कहाँ होती है, जैसे शब्द है आपका वसुंधरा, और इसको भी गलती से अलग तत्पुरुष में कई जगह पर लिख रखा है। और भी देखिए धनंजय, और भी देखिए भयंकर, तो इन्होंने क्या है, इनके तर्ज पर इनको भी मान लिया है, जबकि ये है ही नहीं है। ये तो वसन हो गया, ये धनन हो गया, ये भयंग हो गया, ये तो है ही नहीं है, संस्कृत के शुद्ध विभक्ति रूप तो है ही नहीं है। अब कहोगे साहब ऐसे लिखते हैं हम इसको वसुंधरा, तो ये संस्कृत के अंदर ऐसे कभी लिखा ही नहीं जाता है। संस्कृत के अंदर तो इस प्रकार से लिखा जाता है, धनंजय इस प्रकार से लिख दें, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी के अंदर लिख सकते हो, संस्कृत के अंदर नहीं लिख सकते हो। संस्कृत के अंदर आपको इस प्रकार से लिखना होता है, भयंकर। अब गलती क्या होती है अध्यापकों से, इसको क्या समझ बैठे हैं, संस्कृत के द्वितीय यानी कर्म विभक्ति चिन्ह समझ बैठे हैं, जबकि इसका उच्चारण वसुम होगा ही नहीं। वसुंधरा है तो आपका तेवर का नहीं बोलेगा, आपका दंत वाला। धनंजय जय रहा है तो चैवर का बोलेगा, तालु वाला। क्या रहा है तो कंठ वाला नहीं बोलेगा आपका, तो भयंकर। तो इस प्रकार से गलती से इस प्रकार देख करके भयंकर, धनंजय और वसुम यहाँ पर देख करके, जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ विश्वम भर। अब आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये बोला विश्वम ही जाएगा। क्या बोला जाएगा, विश्वम। क्या बोला जाएगा, ये विश्वम ही बोला जाएगा। परंतु ये ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर वसुंधरा बोल दो और यहाँ वसुंधरा बोल दो, दोनों जगह क्या बोला जाएगा आपका, ये वसुंधरा बोला जाएगा। तो ये संस्कृत का शुद्ध विभक्ति चिन्ह मौजूद रहता है। अब ऐसे नहीं थानेदार में बता रहे हैं, चूहे मार में बता रहे हैं, और पता नहीं पहरेदार में बता रहे हैं, यानी कौन कौन से में बता रहे हैं, वो तो दार प्रत्यय है। जब कोई भी शब्द आकारांत है, कैसा है आपका, आकारांत है, और जब दार प्रत्यय जुड़ता है तो आ के स्थान पर ए हो जाता है। थाना प्लस दार, थानेदार। चूहा प्लस मार, मार की बात करेंगे तो चूहे मार। जबकि रौब में दार जोड़ेंगे तो रौबदार, दुकान में दार जोड़ेंगे तो दुकानदार, हवाल में दार जोड़ेंगे तो हवलदार, वा का वह बन जाता है। तो ये स्थिति है। किसी भी चीज को आप यदि एक चश्मे से देखोगे तो आप गलती करोगे 101%। हर चीज को अलग अलग तरीके से देखना होता है, कौन सी चीज क्या है क्या नहीं है। पर हम देखते हैं अध्यापक अधिकांशतः एक ही चश्मे से देखते हैं, यहाँ तक कि स्टूडेंट भी उनका क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक चश्मे से नहीं देखना चाहिए चीज़ों को। यदि रट्टा प्रवृत्ति रहे तो कुछ भी हो सकता है, परंतु बड़े बड़े संस्थानों में जो चल रहा है, क्योंकि रात इंदौरी के कभी कभी शेर याद आ जाते हैं, झूठ से सच से जिससे भी यारी रखो, पर आप तो अपनी आवाज भारी रखो। पर रट्टा प्रवृत्ति एक ऐसी प्रवृत्ति है जो कभी भी आपको धोखा दे सकती है। तत्पुरुष समास, उपपद, उप यानी होता है पास, समीप या सहायक, और पद समीप वाला पद, अर्थात इसमें जो उत्तर जो पद है वो एक कृदंत का काम करता है। कृदंत का मतलब क्रिया रूप में, क्रिया रूप में हमेशा बाला का काम करता है। जैसे पढ़ने वाला, जाने वाला, जन्म लेने वाला, चलने वाला, विचरण करने वाला, देने वाला, इस प्रकार के शब्द कृदंत रूप में इसमें पाए जाते हैं। अर्थात जो कृदंत जो प्रत्यय होते हैं वही इसका काम करते हैं, अर्थात इनका वाक्य में कभी भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। परंतु कई ऐसे भी शब्द हैं जिनमें चर है, इनका वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग भी देखने को मिलता है, परंतु अधिकांशतः इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। इनमें कौन कौन से आते हैं, जैसे जय है, पे है, और आपका स्थ है, दायक है, चर है, ठीक है, इस प्रकार के आपके आते हैं। ज्ञ भी है, इनका वाक्य में केवल चर का ही स्वतंत्र प्रयोग होता है और किसी का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए कैसे होता है, जैसे जलज,
जल तो है ही, अब जय, तो जल में जन्म लेने वाला। तो मैंने कहा था ना कि कृदंत होता है, पीछे वाला पद क्या होता है आपका, कृदंत होता है, अर्थात क्रिया का काम करता है, और ये वाला वाला अर्थ निकालता है। जैसे चर्म का, चर्म का कार्य करने वाला। जय को पे को देखो, नृप, नृ यानी नर, यानी नरों का, पे का मतलब पालन करने वाला, पे का अर्थ पीने वाला, तो ये पाद, पाद यानी पैरों से, पे यानी पीने वाला। स्थिर, तटस्थ, तट पर स्थित रहने वाला, तट पर स्थित रहने वाला। दायक, लाभदायक, लाभ को देने वाला। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, अर्थात कारक चिन्ह तो मौजूद रहेंगे ही रहेंगे, परंतु जो पीछे वाला पद है वो क्या होता है, आपका कृदंत का काम करता है, यानी बाला अर्थ निकालता है। अब चलते हैं कुछ समस्याओं को लेकर जो इसमें है। इसमें समस्या क्या है, अब जैसे वसुंधरा, इसी में आएगा, वसु को धारण करने वाली, तो ये इसी में आएंगे। भयंकर, भय को करने वाला, इसी में आते हैं वो। उसमें क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि पहला उसका शुद्ध संस्कृत विभक्ति चिन्ह रोग को मौजूद नहीं है। अब चलते हैं हम संस्कृत के कुछ कारक चिन्ह वाले उदाहरणों की तरफ। इसमें सबसे पहले लेते हैं हम कर्म तत्पुरुष, जैसे व्यय, वय, प्राप्त, संकटापन्न, ग्राम गत, रोजगारोन्मुख। बहुत से उदाहरण है आपके। वय प्राप्त, वय को प्राप्त, संकटापन्न, संकट को आपन्न, ग्रामगत, ग्राम को गत, रोजगारोन्मुख, रोजगार को उन्मुख। अब विभक्ति चिन्ह वाले तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है, दोनों पद ज्यों की तो रहते हैं, केवल बीच में विभक्ति चिन्ह लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है आपका, विभक्ति चिन्ह। ये कर्ण के हुए। अब जैसे मैं कर्ण के बोल रहा हूं, रत्न जड़ित, तो रत्न से जड़ित, इसमें दो पद हैं, जड़ित और रत्न, तो बीच में कारक चिन्ह क्या लगा दिया अपने, रत्न से जड़ित। तुलसी कृत, तो तुलसी और कृत है इसमें दो पद, तो तुलसी के द्वारा कृत। हस्तलिखित, हाथ, हस्त के द्वारा लिखित। नौका विहार, नौका के द्वारा विहार। शल्य चिकित्सा, शल्य के द्वारा चिकित्सा। हैदराबाद, हैदर के द्वारा आवाज। यानी दोनों पदों के मध्य केवल क्या रहता है आपका, विभक्ति चिन्ह मौजूद रहता है। अब संप्रदाय की देखिए, रसोई घर, तो रसोई और घर है इसमें, तो रसोई के लिए घर। यानी इन दोनों पदों के आगे पीछे कुछ भी नहीं जुड़ेगा, केवल बीच में कारक चिन्ह जुड़ता है। कोई सा भी उदाहरण देख लीजिए, जैसे वन गमन, तो वन को गमन। वनवास, वन में वास। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, तो कारक चिन्ह बीच में जुड़े रहेगा ज्यों की त्यों, और पहला पद और उत्तर पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद ज्यों की त्यों बने रहेंगे, अपने साथ कोई एक्स्ट्रा शब्द लेकर के नहीं आएंगे। अब देखिए और भी उदाहरण इसमें हम देखते हैं। कष्टापन्न, शरणागत, शरण को आगत, जबकि अधिकांशतः शरण में आगत बता देते। और शरण में अंदर थोड़ी घुसेगा, अधिकरण में पर हमेशा अंदर कोई चीज जाएगी उसके लिए है, जैसे कोटर में, वृक्ष में, जमीन में, खेत में, उसके अंदर होगा। सीमा में, सीमा का मतलब सीमा के अंदर, तो इस प्रकार से अंदर आएगा। शरण में थोड़ी घुसेगा कोई, शरण में मतलब उसको शरण को आया हुआ, उसका लालन पालन करना है आपको, तो शरण में अंदर थोड़ी घुसेगा कोई कि पैरों के बीच में घुस जाएगा, तो नहीं, तो शरण को आगत। तो ये देखिए इसके अंदर कर्म तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, इन सब के अंदर हिंदी के उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं, जिसमें कर्म तत्पुरुष में तो हिंदी का कोई उदाहरण है ही नहीं है। अब आता है कर्म तत्पुरुष के दो तीन उदाहरण यहाँ पर ले रहे हैं। पॉकेट मार, चिड़ी मार, गगन चुंबी,
ये हमने उदाहरण लिए हैं। पॉकेट मार, अब इसको कर्म तत्पुरुष में खूब जम के पढ़ाया जाता है। चिड़ी मार, इसको भी खूब पढ़ाया जाता है जम के, और गगनचुंबी, इसको भी कर्म तत्पुरुष में जम के पढ़ाया जाता है, और यहाँ तक कि किताबों में भी लिखा हुआ है। अब देखिए पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। तो ये तो कृदंत है पीछे वाले अपने साथ। इनमें देखो व्यय प्राप्त, व्यय को प्राप्त, यानी प्राप्त और व्यय के मध्य केवल कारक चिन्ह। संकटापन, संकट को आपन, संकट और आपन के मध्य बिल्कुल कारक चिन्ह, यानी आपन के पीछे कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, प्राप्ति के पीछे कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, गत के पीछे कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, उन्मुख के पीछे कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, आपन के पीछे कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, आगत के पीछे कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। अब हम क्या है, जब अध्ययन करते हैं तो बहुत बारीकी और गहनता के साथ अध्ययन करते हैं और हर चीज को पकड़ने का प्रयास करते हैं, कहाँ पर गलती हो सकती है। तो हमने देखा है कि इस पॉकेट मार, चिड़ी मार और गगनचुंबी को कर्म तत्पुरुष में रख दिया। इसका रखने का कारण यही है, हिंदी के अंदर जो है कर्म तत्पुरुष के उदाहरण है नहीं है, और हिंदी में उपपद तत्पुरुष का उदाहरण पूछा नहीं जाता है। हिंदी में उपपद का उदाहरण पूछा नहीं जाता है, तो इनको उठा करके कहाँ पटक दिया है, कर्म तत्पुरुष में पटक दिया है। और भी है इसमें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में भी लिखे हुए हैं, और भी जगह कई उदाहरण है। तो पॉकेट को मारने वाला, बटमार, है ना, गगनचुंबी, तो सब में वाला लगेंगे आपके। तो मुख्य रूप में तो क्या है आपके उपपद तत्पुरुष है, परंतु किसमें धकेल दिए इसको, कर्म तत्पुरुष में धकेल दिए हैं। तो इस प्रकार से ये कर्म तत्पुरुष हो गया आपका, उपपद तत्पुरुष हो गया और अलोक तत्पुरुष हो गया। अब अगला प्रश्न है, क्या भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही चलती हैं? हाँ बिल्कुल एक वचन में चलती हैं। और दूसरा प्रश्न था, यदि वो बहुवचन में हुई तो एक वचन में रहेंगी, सॉरी भाववाचक ही रहेंगी या जातिवाचक में बदल जाएंगी? तो जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में जाएगी तो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। ये बिल्कुल सत्य है और इसको मानना पड़ेगा। पर उनका हवाला था कि एक कोचिंग संचालक के द्वारा, जो राजस्थान के जाने माने हैं, वो ये कह रहे हैं कि चाहे एक वचन में हो चाहे वो बहुवचन में हो, वो हमेशा उसके भाववाचक में ही रहेगी और कभी भी उसका भाव परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसा उनका कहना है। भाववाचक संज्ञा क्या है, पहले तो इसकी जानकारी करते हैं। प्रत्येक भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनेगा। जैसे ता प्रत्यय जिनके अंदर लगा हुआ है, तो है, पन है, ये प्रत्यय लगे हुए हैं, आवट है, तो इनका कभी भी बहुवचन नहीं बनेगा। ये तो भाववाचक में रहेंगे। इनके अलावा कई हैं आपके ई वाले हैं, इनको देखते हैं। क्या है भाववाचक संज्ञा? भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसका कोई भौगोलिक या भौतिक स्वरूप नहीं होता है, अर्थात जिसका कोई आकार या आकृति नहीं होती है, ना जिसको देखा जा सकता है, ना स्पर्श किया जा सकता है, ना उनका आकार बनाया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। अब कहते हैं कि साहब जब वो जातिवाचक में जाएंगी तो फिर आकार कैसे बनेगा? आकार तो तब भी नहीं बनेगा जातिवाचक में जाएंगी। बिल्कुल सही है, ये भी नहीं बनेगा। देखिए, यदि भाववाचक संज्ञा बहुवचन में जाएंगी तो जातिवाचक में कैसे बदलेंगी? इसको केवल हम एक ही चश्मे से देखते हैं। किससे? कि इनका भौगोलिक स्वरूप नहीं है। दूसरे चश्मे से देखिए जहां पर हम देखते नहीं है। जैसे नौकरी, तो नौकर जातिवाचक संज्ञा में एक प्रत्यय जोड़ के नौकरी भाववाचक संज्ञा बनाई है। लड़ाई, लड़ धातु यानी लड़ना क्रिया है, ना हटा करके आई प्रत्यय जोड़ के क्या बनाया आपका? लड़ाई। ये बनाई है आपके भाववाचक संज्ञा बनाई है। ठीक है। कठिनाई, कठिन में आई प्रत्यय जोड़ के यानी विशेषण में आई प्रत्यय जोड़ के कठिनाई भाववाचक संज्ञा बनाई है। अब बहुवचन क्या बनेगा आपका? नौकरियां। इसका बनेगा आपका लड़ाइयां और इसका बनेगा आपका कठिनाइयां। अब ना तो इनका भौगोलिक स्वरूप बनेगा ना इनका भौगोलिक स्वरूप बनेगा। अब बात आती है, क्या भाववाचक संज्ञाओं का जब भौगोलिक स्वरूप नहीं बनता है तो क्या उन्हें गिना जा सकता है? तो आपका सीधा जवाब होगा नहीं, भाववाचक संज्ञाओं को नहीं गिना जा सकता। क्या जातिवाचक संज्ञाओं को गिना जा सकता है? तो आप कहोगे बिल्कुल गिना जा सकता है।
जैसे देश, जातिवाचक संज्ञा कितने देश हैं बता दोगे, पुस्तक है कितनी पुस्तक हैं, अखबार कितने हैं जातिवाचक है, विद्यालय कितने हैं जातिवाचक है, शिक्षक जातिवाचक है कितने हैं, तो इनको गिन सकते हैं। अब देखिए नौकरियां, राम ने 4 नौकरियां छोड़ दी। राम ने 4 नौकरियां छोड़ दी। ये 4 क्या है, संख्यावाचक विशेषण, और किन की संख्या बता रहा है, नौकरियों की। अब वो नौकरियां को व्यक्तिवाचक संदर्भ में पेश करेंगे हम। एलडीसी की नौकरी, कलेक्टर की नौकरी, प्राध्यापक की नौकरी और पियोन या चपरासी की नौकरी, यानी उसने 4 नौकरियां छोड़ दी, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में अपन समावेश कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा। तो अब देखिए इन नौकरियों को गिना जा चुका है या नहीं गिना जा चुका है, गिना जा चुका है, इसलिए भाववाचक संज्ञा किस में बदल गई है, जातिवाचक में बदल गई है। अब देखिए लड़ाइयां में, प्रताप ने 3 लड़ाइयां लड़ी। प्रताप ने 3 लड़ाइयां लड़ी। अब हम लड़ाइयों को गिन सकते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई, यानी हल्दी घाटी करे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिनी जाएंगी, हमेशा ध्यान रख लेना। जब गिनेंगे तो किस में गिनी जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। मान लो दिवेर का युद्ध है तो दिवेर का युद्ध, तो ये इस प्रकार से अपन गिन सकते हैं। इनको अनिश्चित संख्या में भी कर सकते हैं। प्रताप ने कई लड़ाइयां लड़ी, राम ने कई नौकरियां छोड़ दी। कठिनाई, मैंने रीट परीक्षा में चयन पाने के लिए 5 कठिनाइयों का सामना करना किया। मैंने रीट परीक्षा में चयन पाने के लिए 5 कठिनाइयों का सामना किया। कि साहब कौन कौन सी कठिनाई आप पूछोगे, आप गिना सकते हो उन कठिनाइयों को। नंबर 1, मुझको खुद को खाना बनाना। नंबर 2, पैसे की तंगी को झेलना। नंबर 3, कोई भी उसकी पर्सनल समस्या हो सकती है। नंबर 4, माता पिता से दूर रहना, भाई बहनों से दूर रहना। और नंबर 5, कभी कभी ही अच्छी तरीके से नींद ले पाना। तो उन कठिनाइयों को हमने यहाँ पर गिना दिया है, जबकि भाववाचक संज्ञा को तो गिन नहीं सकते आप। तो हमेशा क्या है, एक ही चश्मे से देखने का प्रयास किया जाता है। तो एक चश्मे से न देखें, मैं बार बार बता रहा हूं कि एक चश्मे से नहीं देखें। हर चीज को लॉजिक समझें, हर चीज की जानकारी तभी हो सकती है जब आप उसमें गहनता के साथ प्रवेश करोगे, गहन अध्ययन करोगे। तो हर चीज व्याकरण के अंदर दिमाग की है। साहित्य तो हृदय का विषय है, रट्टा प्रवृत्ति का भी विषय हो सकता है। जैसे बूंद बावड़ी किसकी है, क्या पद्मा सचदेव की है। अमृता प्रीतम की कौन सी है, तो आपका रसीदी टिकट है। 55 खंबे लाल दीवार किसकी है, रुकेगी नहीं राधिका किसकी रचना है, तो आप कह दोगे साहब की उषा प्रेमवदा की है। चॉकलेट किसकी है, जीजाजी किसकी है, घंटाघर किसकी है, आपके फागुन के दिन 4 किसके है, सरकार तुम्हारी आंखों में किसकी रचना है, तो आप कह दोगे बेचैन शर्मा उग्र की है। तो ये तो रट्टा प्रवृत्ति पे चले जाएगी। और कविताओं की कवियों को हृदय में भी ले सकते हैं अपन, हृदय का माध्यम है ये आपका। परंतु व्याकरण के अंदर दिमाग, और जिसके अंदर तेज दिमाग होगा वो 1 सेकंड में गलतियों को पकड़ लेगा और वो छात्रों को अच्छी तरीके से संतुष्ट कर सकता है। तो यही चीजें हमने आज बताई हैं। आज के लिए इतना ही काफी। आगे के वीडियो में और लेके आएंगे नई चीजें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।